सबसे पहले तो 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया जाता है। अब फिजिकल थेरेपी में ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स एबनॉर्मल फिजिकल फंक्शंस को इवैल्यूएट और ट्रीट करते हैं, और ये जो एबनॉर्मल फिजिकल फंक्शंस हैं ये इंजरी, डिसेबिलिटी, डिजीज या फिर किसी अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से हो सकते हैं। अब वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे यूनिटी एंड सॉलिडारिटी को रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल फिजियोथेरेपी कम्युनिटी में, और इस दिन फिजिकल थेरेपी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि कैसे फिजिकल थेरेपिस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स में फिजिकल थेरेपिस्ट का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा किसी एक्सीडेंट या फिर फायर से जो मरीज कोप अप कर रहे होते हैं उनको भी फिजिकल थेरेपी की जरूरत होती है। साथ ही साथ पैरालिसिस जैसी कंडीशंस में भी जो पेशेंट्स हीलिंग के प्रोसेस में होते हैं वो भी फिजिकल थेरेपी का सहारा लेते हैं। इस साल कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी की थीम थी फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन एंड कोविड-19, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा आइडल बैठने की वजह से भी लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके अलावा इस साल टेली हेल्थ पे भी फोकस था, और देखिए टेली हेल्थ बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है और इसको फिजिकल थेरेपी के अलावा पूरी की पूरी मेडिकल फील्ड पे अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि देखिए जनरली आपको कभी कभी ही डॉक्टर के पास प्रेस्क्रिप्शन के लिए जाना पड़ता है, बाकी जितने भी अपॉइंटमेंट्स आपके डॉक्टर के साथ होते हैं वो उन्हीं प्रेस्क्रिप्शंस का फॉलो अप होता है, और फॉलो अप को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, और इससे एक डॉक्टर ज्यादा पेशेंट्स को डील कर पाएगा और पेशेंट्स को भी सुविधा होगी। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब इस दिन लिटरेसी को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है इंडिविजुअल्स में, कम्युनिटीज में और सोसाइटीज में, और इस साल की थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। अब जाहिर सी बात है कि कोविड-19 जैसे पैंडेमिक से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, और आने वाले समय में हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से हाइब्रिड मॉडल की तरफ ले जाना है, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मॉडल, उसको हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 जैसे सुपर बग्स फ्यूचर में भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ 2019 की थीम को भी ध्यान रखेगा, लिटरेसी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। है क्या कि लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम भी है, लेकिन अगर इसके विषय में सही से पॉलिसीज नहीं बनाई गई तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में लैंग्वेज बहुत ही बड़ा बैरियर भी बन सकती है। और हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत सरकार ने इसके ऊपर ध्यान दिया था। अब इंटरनेशनल लिटरेसी डे की शुरुआत 1965 में तेहरान में हुई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन ऑन द इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी में रिकमेंड किया गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तेहरान ईरान की राजधानी है, और 8 सितंबर को ही इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हुआ था, और तभी से ये दिन मनाया जा रहा है। इसके अलावा यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के 14th सेशन में 8 सितंबर को फॉर्मली इंटरनेशनल लिटरेसी डे घोषित कर दिया गया था, और ये सेशन पेरिस में नवंबर 1966 में हेल्ड हुआ था, और तभी से यूनेस्को इस दिन को मनाता चला आ रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के 2015 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, गोल नंबर 4 में। इसके अलावा भारत का नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 2021 में हमारा नेक्स्ट सेंसस होने वाला है, और उसमें जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने लिटरेसी रेट को जरूर देखेंगे, बट जो भी लिटरेसी रेट हो वो कोई अचीवमेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सेंसस के हिसाब से लिटरेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि 7 साल से ऊपर के लोग जो कि किसी भी लैंग्वेज में लिखना पढ़ना दोनों कर सकते हैं उनको लिटरेट माना जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, और यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ अगर हमको बढ़ना है तो हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में और भी ज्यादा क्वालिटी लानी होगी, और भी एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं इंक्लूडिंग ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, वो आप हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी पे बनाए हुए वीडियोस में देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इवेंट्स की। तो देखिए 1897 में बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ जो सेडिशन का केस चल रहा था उसका जजमेंट आ गया था, और उसमें उनको गिल्टी पाया गया था। यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि सेडिशन सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में दिया गया है, और देखिए ये सेक्शन इंडियन पीनल कोड में
ओरिजिनली नहीं था, बल्कि ये 1870 में लाया गया है। इसके अलावा 1962 में पहली बार चाइना ने इन्फिल्ट्रेट किया था मैकमोहन लाइन को नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के थ्रू। अब देखिए ये 1962 की बात है, मतलब सिक्किम हमारा पार्ट नहीं बना था। अगर आप इंडियन मैप को देखेंगे तो डोकलाम वाला इशू भूटान के वेस्टर्न बॉर्डर पे हुआ था, जहां से अब सिक्किम लगा हुआ है। बट उस समय पर डोला पोस्ट के पास ये इन्फिल्ट्रेशन किया गया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और ये भूटान का ईस्टर्न बॉर्डर था। कुल मिला के इतना समझिए कि डोकलाम की तरह डोला भी एक ट्राई जंक्शन पॉइंट था भारत भूटान चाइना के बॉर्डर का। इसके बाद 1965 में बैटल ऑफ असल उत्तर हुआ था। ये टैंक बैटल था, जो कि इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 का पार्ट था, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लार्जेस्ट टैंक बैटल था आफ्टर द बैटल ऑफ कर्स्क इन वर्ल्ड वॉर 2, और ये 8 से 10 सितंबर 1965 को लड़ा गया था। अब इसमें पाकिस्तानी आर्मी का इन्फिल्ट्रेशन हुआ था और उन्होंने खेमकरन नाम की जगह को कैप्चर कर लिया था, लेकिन जल्द ही इंडियन ट्रूप्स ने रिटेलिएट किया और असल उत्तर के पास पाकिस्तानी आर्मी को रिपल्स कर दिया। और देखिए ये जितनी भी जगह हैं ये सब पंजाब में हैं, और ये जो असल उत्तर है इसके पास ही तरन तारन गुरुद्वारा स्थित है, जो कि एक फेमस रिलीजियस स्पॉट है सिख्स का। इसके अलावा 1991 में मैसेडोनिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूगोस्लाविया यूएसएसआर से अलग हो गया था 1948 में, और आज इसकी राजधानी का नाम है बेलग्राड। लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसी के साथ साथ यूगोस्लाविया का भी विघटन हो गया, और उससे काफी सारी कंट्रीज निकली, इंक्लूडिंग क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सारी कंट्रीज यूरोप के बाल्कन रीजन में आती हैं। इसके अलावा मैसेडोनिया वही देश है जहां पर अलेक्जेंडर राजा था, और मैसेडोनिया की राजधानी का नाम है स्कोप्जे। अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन आप खुद ही देख लीजिएगा। बात करें मंडल कमीशन की, तो 8 सितंबर 1993 को मंडल कमीशन इफेक्ट में आ गया था, और इसमें क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया गया था। ये कमीशन 1 जनवरी 1979 को जनता पार्टी की गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, जो कि एक पार्लियामेंटेरियन थे। बात करें बर्थ्स की, तो 1790 में लॉर्ड एलन बोरो का जन्म हुआ था, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे फ्रॉम ईयर 1842 टू 1844, और इनके समय में एंग्लो अफगान वॉर का अंत हुआ था, और इन्हीं के समय पर अंग्रेजों ने सिंध पे कब्जा कर लिया था। साथ ही साथ ग्वालियर के साथ युद्ध में भी ये शामिल थे। 1933 में 8 सितंबर को आशा भोसले जी का जन्म हुआ था। 2011 में इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी फॉर बीइंग मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिक हिस्ट्री। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2000 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा था, जबकि इनको पद्म विभूषण सन 2008 में मिला था। 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी जी की डेथ हो गई थी। और देखिए बहुत से लोगों का कहना है कि ये मुस्लिम थे, बल्कि सही बात ये है कि ये पारसी थे, और इनकी जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है वो भी एक पारसी सेमेट्री में स्थित है इलाहाबाद में, और इन्होंने ही नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को पब्लिश किया था। अब यहाँ पर मैंने 7 सितंबर 2020 को हमारे साइंटिस्ट गोविंद स्वरूप जी की मृत्यु हो गई थी। तो अब हम गोविंद स्वरूप जी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, जो कि एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर थे। अब देखिए गोविंद स्वरूप जी का योगदान ऊटी रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना करने में था, और साथ ही साथ जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMTR पुणे में। अब इन्होंने काफी सारे अवार्ड्स जीते थे। इनको 1973 में पद्मश्री के अलावा 1984 में महालनोबिस मेडल से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा ट्वास प्राइज इन फिजिक्स इनको यूएसएसआर की तरफ से मिला था, जबकि ख्वारिज्मी अवार्ड इनको ईरान की तरफ से 1999 में मिला था। साथ ही साथ होमी बाबा अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी इनको दिया गया था 2009 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद 3 सितंबर को ब्रिक्स के कल्चरल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जो कि वर्चुअली कंडक्ट की गई थी, और ये 5th एडिशन था इस मीटिंग का। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया,
चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश आते हैं। इंडियन साइड से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल गए थे और इस साल इस मीटिंग की चेयरपर्सनशिप रशियन फेडरेशन के पास थी। अब हम देख लेते हैं कुछ सजेशंस को जो कि भारत ने इस मीटिंग में दिए। अब देखिए 2021 में भारत में न्यू दिल्ली में ब्रिक्स की समिट होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए ये 3 चीजें प्रपोज की गई हैं इंडिया के द्वारा। पहला है डिजिटल ऑनलाइन एग्जीबिशन जो कि ब्रिक्स अलायंस ऑफ म्यूजियम्स के अंडर में आएगा। मतलब ब्रिक्स समिट के दौरान ये भी डिस्कस किया जाएगा कि कैसे नियर फ्यूचर में हम ऑनलाइन एग्जीबिशंस तैयार कर सकते हैं म्यूजियम्स के लिए। इसका बहुत ही फाइन एग्जाम्पल आपको गूगल कल्चर ऐप पे मिल जाएगा जहां पर आप वेरियस आर्टिफैक्ट्स को 3D मॉडल में देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स अलायंस ऑफ लाइब्रेरीज के अंडर ब्रिक्स कॉर्नर इनॉग्रेट किया जाएगा फॉर स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिए कि जिस कंट्री में ब्रिक्स समिट होती है वही कंट्री उस समिट की प्रेसिडेंसी भी करती है। इसके अलावा ब्रिक्स इवेंट के दौरान ही नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स एक एग्जीबिशन होस्ट करेगा जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज की आर्ट्स को एक्सपोज किया जाएगा।